तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों, ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, मैं आप लोग को 7th स्टैंडर्ड में 1-2 लेसन आपको पढ़ाऊंगा, सही है, ठीक है। आप लोग अगर मुझे नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं, मैं 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड को केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूं, सही है। तो राहुल सर ने मुझे ये टास्क दिया है कि मैं ये लेसन भी आप लोग को पढ़ाऊं जो कि बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है। बायोलॉजी मतलब जिसमें हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ बायोलॉजी, सही है। बच्चों, मैंने स्टार्ट किया हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, का नाम क्या है यहाँ पे पढ़ सकते हो आप, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लास्ट वाला जो लेक्चर था यानी लेक्चर नंबर 1 था, उस वहां पर हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर की बात की थी, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल के टाइप्स क्या होते हैं, एवरीथिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस लेक्चर। आज इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे व्हाट इज मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसकी बात करेंगे बच्चों आज के इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर। चलेगा, स्टार्ट करें, ठीक है बच्चों। वीडियो को लाइक जरूर से कर देंगे आप सभी बच्चे, और शेयर करना नहीं भूलना है, सही है। शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, सभी को शेयर करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत ही सबसे पहले टॉपिक से हम लोग करते हैं, व्हाट इज मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते। नॉर्मली अपनी आंखों से ऐसे देखूंगा तो नहीं मुझे दिखेगा कि भैया यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट देयर आर वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन माई बॉडी, इन योर बॉडी। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पे भी होते हैं, समझ रहे हो, पर वो हमको दिखते नहीं है बिकॉज द साइज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वेरी स्मॉल। तो भैया ये जो नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बना ही ऐसे है। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, ठीक है। ये बात शायद लास्ट वाले लेक्चर में हुई थी। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? वेरी स्मॉल। एंड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है लिविंग थिंग। जो भी लिविंग थिंग है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो भी लिविंग थिंग है जो ग्रो कर सकती है, दैट इज नथिंग बट अ लिविंग थिंग। तो ऐसे लिविंग थिंग, ऐसे ऑर्गेनिजम्स बच्चों जिनका साइज, जिनका शेप बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जिनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जिनको आप अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे लिविंग थिंग को आप क्या कहते हो? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो डेफिनेशन समझ में आ गई। The organisms which you can't see with your naked eyes and they are really really small, सही है। ऐसे organisms we call it as a microorganisms। बात समझ में आ गई। आ जाओ अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों occurrence of microorganism। मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म कहां मिलते हैं? आपको लगता होगा यार माइक्रोऑर्गेनिज्म कहां मिलते होंगे? एक्चुअल में हर जगह मिलते हैं। जो जगह आप इमेजिन कर सकते हो, जो जगह आप इमेजिन कर सकते हो वहां आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। बस वो जगह अर्थ की होगी। ऐसा नहीं कि आप जुपिटर इमेजिन करो, हैं, आप टाइटन इमेजिन करो, जुपिटर का अपना मून, आप मून इमेजिन करो, सन इमेजिन करो, नहीं नहीं नहीं, आप अर्थ इमेजिन करो। और अर्थ पे जितनी भी जगह आप इमेजिन कर सकते हो, चाहे एयर हो, चाहे रिवर हो, चाहे कोई भी वॉल्केनो हो, चाहे हॉट स्प्रिंग्स हो, ऐसे जगह जगह पे जहां इंसान नहीं रह सकते ना, वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है बच्चों, चाहे एयर में, चाहे वाटर में, चाहे सॉइल में, चाहे माउंटेन्स पे, कहीं भी आप चले जाओ, सही है, सही है। चाहे आप हॉट स्प्रिंग्स में चले जाओ, गरम गरम पानियों में, समझ रहे हो, चाहे आप वॉल्केनो में चले जाओ। वॉल्केनो में तो इंसान नहीं मिलेंगे ना, पर वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे, समझ रहे हो। तो दुनिया में किसी भी आप चीज को इमेजिन कर लो, इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पे, वहां पर आपको क्या मिलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर समय हर जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं, और देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अवर वर्ल्ड, सही है। एक सेकेंड ना, ओके। तो समझ में आ गया ऑकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहां मिलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आ जाओ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ दिस इज द पिक्चर इन द टेक्स्ट बुक, और हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचर क्या होता है, कैसे ग्रो करता है, क्या करता है, वो हम लोग बात कर रहे हैं। देखो, अगर आपने घर पे 1 या 2 दिन के लिए रोटी रख दी होगी, आपके घर पे रोटी होगी, ब्रेड होगी, उसे 1-2 दिन के लिए ऐसे छोड़ दो, आप लोग देखोगे उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस आ जाएगा। दैट व्हाइट इज नथिंग बट अ फंगस। उसके ऊपर फंगस ग्रो हो गया, ठीक है। सो भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर उस जगह पर ग्रो हो सकते हैं, हर उस जगह पर रह सकते हैं। उनका नेचर ही ऐसा है, हर जगह पर वो रह सकते हैं जहां पर उनको कुछ भी फूड मॉलिक्यूल दिख जाए खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए।
नाउ दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों तो यहां पे आपको एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एंड बाय द वे दिस सेल इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। एक और बात आपको बता दूं, दिस सेल इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। दो प्रकार के सेल होते हैं बच्चों, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, दो प्रकार के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल है ना बच्चों, वो अक्सर आपको सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। जो बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो सेल होता है वो अपना प्रोकैरियोटिक होता है। मतलब इस सेल के अंदर आपको सेल ऑर्गेनेलीज नहीं मिलेंगे। सेल ऑर्गेनेलीज नाम के नाम पे आपको सिर्फ न्यूक्लियस मिल जाएगा, वो भी न्यूक्लियस की कवरिंग नहीं होती, ऐसे ही आपके डीएनए कहीं भी तैरते रहते। प्लाज्मिड मिल जाएगा, समझ रहे हो? तो इसके पास कोई भी ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना गोल्जी एपैरेटस, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना क्लोरोप्लास्ट, ऐसे कुछ भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होते, समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है बच्चों। यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड में आपका पूरा का पूरा डीएनए होता है, समझ? दिस इज द न्यूक्लियोइड, ये वाला, और इसी में आपका पूरा ऐसा डीएनए ऐसे ऐसे पड़ा होता है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। तो दिस इज द वेरी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेल विच इज नथिंग बट योर प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल है जो बहुत ही पहले 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 बना हुआ होगा। ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल। और जो सेल हमारे पास है जिसके अंदर सब कुछ है, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेलीज है, सब कुछ है, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ है, ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? यूकैरियोटिक सेल। अगर आप ध्यान से देखो इस सेल को, तो ये सेल क्या है? आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, बात सही है। इसके पास साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म तो रहेगा, इस सेल के पास सरफेस है ना भैया। यहाँ पे आपका न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है जिसमें आज का डीएनए वीएनए प्रेजेंट होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सही बात है। कैप्सूल है बच्चों, देख रहे हो? इसके पास ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेला। ये देखो ऐसे ना एक धागा सा रहता है, रस्सी सा होता है, जिसको फ्लैजेला बोलते हैं। और इसको हिला हिला के ना, मतलब इसको ऐसे मूव करके ये क्या कर पाता है बच्चों? एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। इसको मूव करके फ्लैजेला की हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है? भाग सकता है, जा सकता है। तो दिस इज द एबिलिटी, ये इसके पास ये खूबी है, समझ लो। देन इट हैव राइबोसोम्स। राइबोसोम्स 70S टाइप का राइबोसोम होता है इसके पास, हमारे पास 80S टाइप का राइबोसोम है, तो दिस इज डिफरेंट। राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, बहुत बड़े काम का चीज है। फिर इसके पास बच्चों प्लाज्मिड है ना। प्लाज्मिड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए जो इसको अलग अलग चीजों से बचाता है, ठीक है? मान लो कोई ड्रग इसके ऊपर, कोई केमिकल इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो वो केमिकल से उसको बचाएगा। दैट इज नथिंग बट अ प्लाज्मिड। बात समझ में आ रही? ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर, दिस इज द नॉर्मल नेचर ऑफ योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई होप आप लोग इसे नोट करेंगे मेरे साथ साथ और मेरे साथ साथ पढ़ रहे होंगे। आ जाओ बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों? ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे करता है? नाउ देयर आर वेरियस वे, बहुत सारे ऐसे ऐसे तरीके। जब आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो वहां पे आप पढ़ोगे कि बाइनरी फिजन है, वहां पे आप पढ़ोगे मल्टीपल फिजन, वहां पे आप पढ़ोगे स्पोर फॉर्मेशन। ऐसे अलग 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 तरीके हैं जिससे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। अब इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो जैसे मान लो एक आपका सेल है, एक आपका सेल दो सेल में अपने आप डिवाइड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन, दो में डिवाइड हो जाना, ठीक है? कभी कभी आपका एक सेल ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे में डिवाइड हो जाता है, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन। आप लोग ने देखा होगा जब आप ब्रेड रखोगे तो उसके ऊपर व्हाइट कलर के लेयर जम गई। अब वो व्हाइट कलर आया कहां से? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया कहां से? भैया ये एयर से आया है, एयर में ट्रेवल करता है। जहां पर भी एयर में ट्रेवल करते करते भाई को जहां पर भी न्यूट्रिएंट्स मिले, जहां पर भी उसको खाना दिखता है ना, वहीं पे वो अपना ग्रो करना शुरू कर देता है, वहीं पे अपना रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। और ये जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन है बच्चों? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है? बातें समझ रही है? सो दिस इज द जनरल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ये लेसन ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया हुआ है राहुल सर ने, सही है? तो इसीलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा फास्ट पेज में पढ़ा रहा हूँ ताकि चीजें आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाए। बाकी टेक्स्ट बुक आपके पास है ही, आप रीड जरूर से कर सकते। तो समझ में आ गया ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। दैट इज नथिंग बट बहुत फास्ट ग्रोथ होता है इनका, पता है? मतलब ये मिनट मिनट में इनका ग्रोथ होता है। अभी हमारा ग्रोथ होने में, हमारा रिप्रोडक्शन होने में तो भैया 9 महीने लग जाते, सही है? एक एलिफेंट का रिप्रोडक्शन होने में 3 साल लग जाते, पर इसका रिप्रोडक्शन मिनट में होता है। 1 मिनट में ट्रिपल चौपल 55, मतलब समझ लो हजारों गुना बढ़ जाते। इतना रैपिड तरीके से ये डिवीजन करते हैं। भैया है ही बहुत छोटे छोटे ना, ठीक है? लेट्स मूव नाउ। वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहली बात तो हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हमारे काम के हैं, हमको फायदा देते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूजफुल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है? जो हमारे काम के भैया
सही है ना, जो हमारे काम के है। जो देखो इंसान खुदगर्ज है, पहली बात ध्यान से सुनो। साइंस में हम जो भी पढ़ते हैं ना वो अपने बेनिफिट के लिए पढ़ते हैं, इंसान के बेनिफिट के लिए पढ़ते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म भाड़ में जाए, ऐसा मेंटेलिटी है लोगों का। बट ये मेंटेलिटी सही नहीं है। तो हमारे लिए जो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है उसे हम लोग यूजफुल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है, जो हमें बीमारी कॉज करता है, ठीक है, जैसे फंगस खा लो आप, खराब हो जाएगा आपका पेट, ठीक है। तो देयर आर सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो जैसे मान लो आप दूध पीते हो, मिल्क, ठीक है, आपकी मम्मी बोलती रहेगी भैया ये ले दूध पी ले, दूध से मजबूती होगी ना, हमारा बोन स्ट्रांग हो गया। मिल्क के अंदर क्या है? मिल्क के अंदर भी बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया मतलब ऐसा नहीं कि अब मैं बोल दिया बैक्टीरिया तो पीना बंद, यूजफुल बैक्टीरिया, यूजफुल। इसका नाम है लैक्टोबैसिलाई। नाम नहीं याद करना, टेंशन मत लो। लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलाई ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके बॉडी के अंदर का जो डाइजेशन है वो इंक्रीज करता है, अच्छे से आपकी बॉडी को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। याद है एक कुछ टाइम पहले जब मैं थोड़ा छोटा था तो एक ऐड आती थी अक्षय कुमार की, वो ऐड करता था याकुल्ट की, याकुल्ट करके कोई, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कोई पैसे वैसे नहीं मिले, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसे बोलता था ये पियो, ये ऐसा ऐसा करो। तो उस याकुल्ट के अंदर है क्या? उसके अंदर बच्चों यूजफुल बैक्टीरिया जो आपके बॉडी का फंक्शन बढ़ाएंगे, जो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्रीज करते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के बैक्टीरिया है। तो दीज आर द यूजफुल बैक्टीरिया, सही बात है। इसी तरीके से अच्छा चलो और भी बैक्टीरिया की बात करते हैं। देयर आर सम बैक्टीरिया जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में। अब ये बैक्टीरिया दोस्त है किसके पता है? फार्मर के। एक्चुअल में फार्मर को क्या चाहिए? फार्मर को चाहिए एक फर्टाइल जमीन, ऐसा जमीन जो फर्टाइल हो, उपजाऊ हो, जिसके अंदर हम फटाफट कोई भी चीज ग्रो कर सके। और उसको उपजाऊ बनाता कौन है? उसको बनाता है बच्चों बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देयर आर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, जो उस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। साथ ही साथ आप लोग दाल खाते हो, दाल, अब दाल के अंदर प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन आता कहां से? वो प्रोटीन आता है बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ जाता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं खाते हम लोग। एक्चुअल में देयर इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट, जो आपके दाल का प्लांट होता है ना, उसके रूट पे बैठता है, रूट नॉड पे बैठता है, ठीक है। और वो क्या करता है, जो एयर का नाइट्रोजन है ना, उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। अब नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन का। नाइट्रोजन के बिना आप प्रोटीन नहीं बना सकते, नाइट्रोजन के बिना आप डीएनए नहीं बना सकते। तो नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। सो वो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया। विद द हेल्प ऑफ दैट बैक्टीरिया वी कैन फिक्स द नाइट्रोजन और हम लोग प्रोटीन बना सकते। तो हम लोग वो प्रोटीन खाते ना, हमारी मम्मी बोलती है दाल खा, दाल में प्रोटीन है, दाल खा। वो प्रोटीन कौन फिक्स कर रहा है? वो प्रोटीन बैक्टीरिया की वजह से। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है बच्चों, शाम हो जाएगी, मतलब 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा, इतने सारे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं यूजफुल बैक्टीरियाज के, ठीक है। ऐसे और भी बैक्टीरियाज है जो हमारे सीवेज मैनेजमेंट में काम करते हैं। जैसे मान लो आपका घर का जो कचरा होता है, अब आप क्या करते हो, कचरे की गाड़ी आती है, गाना बजाते हुए गाड़ी वाला आया ना, समझ रहे हो, तो आप उस पर कचड़े डाल देते हो। अब वो गाड़ी करती क्या है उस कचड़े का? बेचती है क्या? नहीं, वो क्या करती है, एक जगह पे डाल देती है जहां पे सीवेज होगा, ठीक है, और उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते, उस कचरे को खाकर उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका नेचर क्या रहता है, स्वच्छ रहता है, सुंदर रहता है, समझ रहे हो। सो दीज आर सम बैक्टीरियाज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज है जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कंज्यूम खा जाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, आपको रेडिएशन नहीं लगती, आप रेडिएशन का शिकार नहीं हो पाते। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है, समझ रहे हो। सो दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया जो मैंने आपको बताया, लिखवाए नहीं है पर मैंने आपको बताया है, आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो भी आपको समझ में आएगा। नाउ देयर आर सम हार्मफुल बैक्टीरियाज ऑल्सो। हार्मफुल बैक्टीरियाज मतलब क्या बच्चों? ऐसे बैक्टीरियाज जो आपको परेशान करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो आपको बीमारी कॉज करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनकी वजह से आप परेशान होते हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्मफुल बैक्टीरियाज। नाउ देयर आर मेनी बैक्टीरिया जो बीमारी कॉज करते हैं, जैसे मान लो हमें फ्लूज हो गए, जुकाम हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो बहुत सारे बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, वो भी बैक्टीरिया की वजह से। अभी कुछ साल पहले बहुत बड़ी एक विपदा आई थी, कोरोना वायरस करके, ठीक है, तो वो भी एक बैक्टीरिया था, वायरस था, समझ रहे हो। सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देयर आर सम जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। सो देयर आर सम हार्मफुल एंड देयर आर सम यूजफुल बैक्टीरिया। आई होप आपको चीजें समझ में
आई होंगी। और तो हम लोगों ने काफी सारी बात कर ली है यूजफुल और हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में। मैं कुछ बातें बच्चों अपनी तरफ से और ऐड करना चाहता हूं जो कि आपको जानना जरूरी है। देखो, जब आप कभी कभी बीमार पड़े होंगे, सही है, तो आप डॉक्टर के पास गए होंगे और डॉक्टर ने आपको कोई दवा दी होगी या फिर कभी आपको इंजेक्शन लगाया होगा, सही बात है ना, ठीक है। आप भले डरते हो इंजेक्शन से, पर कोई बात नहीं, इंजेक्शन लगाना पड़ता है क्योंकि हमें ठीक होना चाहिए, ठीक होना है, सही है। तो भैया उस इंजेक्शन के अंदर कभी कभी ऐसे बैक्टीरियाज भी हम लोग इंजेक्ट करते हैं अपने बॉडी में। अब आप सोचोगे बैक्टीरियाज को हम लोग क्यों इंजेक्ट कर रहे हैं बच्चों? बिकॉज देयर आर सम बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरियाज प्रेजेंट है उनको किल करता है। जैसे वन ऑफ द फेमस एग्जांपल इज पेनिसिलिन, बहुत फेमस एग्जांपल है पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन बच्चों एक बैक्टीरिया है, खुद ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो दूसरे फंगस ग्रो हो रहे हैं, जो दूसरे बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं, जो हमें डिजीज कॉज कर रहे हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को मारने का काम करता है ये पेनिसिलिन, सही है। तो बहुत सारे हमारी दवाइयों में होते हैं पेनिसिलिन। वैसे एक्चुअल में अभी के समय पेनिसिलिन यूज करना बैन है, पेनिसिलिन नहीं यूज किया जाता। आज के टाइम पे पेनिसिलिन की जगह पैरासिटामोल ज्यादा यूज किया जाता है एज अ केमिकल। बट पहले के टाइम पे जो सबसे पहला ड्रग या कह सकते हो या जो सबसे पहला मेडिसिन इन्वेंट हुआ था, दैट इन मेडिसिन इज नथिंग बट पेनिसिलिन, एंड पेनिसिलिन इज नथिंग बट अ बैक्टीरिया। सो देयर आर सम बैक्टीरिया, ये यूजफुल बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, ठीक है। कौन सा? यूजफुल बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है बच्चों, समझ रहे हो, ठीक है। सो ऐसे बैक्टीरियाज जो क्या है बच्चों, हमारे लिए यूजफुल है, हमारे बॉडी से डिजीज कम कर रहे हैं। अब बड़े सारे बीमारियां होती हैं जिनको आप बैक्टीरियल इंजेक्शन से या बैक्टीरियल मेडिसिन से आप ठीक कर सकते हो, जैसे क्लोरेला हो गया, टाइफाइड हो गया, ऐसे दुनिया भर के हेपेटाइटिस ऐसे बैक्टीरियाज है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम अलग अलग बीमारियां हमारे बॉडी में हो जाती है, जिसको हम लोग कुछ बैक्टीरियाज के हेल्प से, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम लोग क्या हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। बात समझ में आ रही, ठीक है। सो इसी तरीके से और भी बड़े सारे यूजफुल बैक्टीरियाज है हमारे पास, सही है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा, आप वैक्सीन लेते हो, अभी कोविड का टाइम चल रहा था, तो कोविड के टाइम में भी लोग वैक्सीन ले रहे थे। वैक्सीन का पहला डोज, वैक्सीन का दूसरा डोज, कोई कोवैक्सीन ले रहा था, कोई कोविशील्ड ले रहा था, अलग अलग टाइप की वैक्सीन थी। तो ये वैक्सीन है क्या, ये वैक्सीन आखिर में है क्या? देखो, एक्चुअल में ये जो वैक्सीन होते हैं ना बच्चों, इट इज नथिंग बट द सेम वायरस और द सेम बैक्टीरिया, समझ रहे? और ये दोनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये दोनों ही क्या है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो कभी कभी जब हम वैक्सीन लेते हैं, जैसे मान लो बचपन में आपने पोलियो की वैक्सीन ली होगी, तो जब आप पोलियो के वैक्सीन ले रहे हो तो उस समय पर आप पोलियो के ही वैक्सीन, पोलियो के ही वायरसेस अपने बॉडी में डाल रहे हो। अब इसका क्या सेंस बना? आप लोग सोचोगे ना, इसका क्या सेंस बना, सर हमें तो पोलियो नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम वैक्सीन लेते हैं, पर हम पोलियो के ही वायरस हमारे बॉडी में क्यों डालते हैं? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो वायरसेस हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं पोलियो की वैक्सीन के नाम पे, या तो वो मरे हुए हैं, या तो वो एकदम उनकी वो डेड बॉडी है, या फिर वो इतने ज्यादा कमजोर है कि वो हमारे बॉडी में डिजीज कॉज नहीं कर सकते। देखो बच्चों, हमें बीमारियां कैसे होती हैं? जब हमारे बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करता है और वो अंदर ग्रो होने लगता है, ठीक है। सिर्फ एंटर करने से डिजीज नहीं हो जाती। मान लो मेरे बॉडी के अंदर कोई पोलियो का वायरस एंटर कर गया, तो इसका मतलब मुझे पोलियो नहीं हो जाएगा, वो मेरे बॉडी में ग्रो होगा, उसके बाद मेरे बॉडी में वो डिजीज फैलेगी। क्या पता मैं पानी पी रहा हूं, क्या पता वो पानी पॉल्यूटेड हो, उसके अंदर पोलियो के वायरसेस हो, क्या पता जो मैं खाना खा रहा हूं, क्या पता उसके अंदर कोई दूसरा वायरस हो, पर वो मेरे बॉडी में ग्रो ही नहीं हो पा रहा, बिकॉज मेरे बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल है जिसकी वजह से वो मेरे बॉडी के अंदर ग्रो ही नहीं हो पा रहा, समझ रहे हो। सो इसका मतलब मुझे वो बीमारी हो ही नहीं रही। भले मैं पोलियो का वायरस खा जा रहा हूं, ठीक है, पानी में या किसी चीज में, या कहीं मैं फास्ट फूड खा रहा हूं, गोलगप्पे खा रहा हूं, समोसे खा रहा हूं, समझ रहे हो, और उसके अंदर कोई ना कोई पोलियो का वायरस मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है, पर वो वायरस मेरे बॉडी में ग्रो नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन में वैक्सीन ली थी, उस वैक्सीन के अंदर पहले से ही पोलियो के छोटे छोटे वायरसेस थे, या तो वो इनएक्टिव फॉर्म में थे या तो एकदम डेड फॉर्म में थे। अब उसके लेने का फायदा क्या हुआ? जब आपने उसे अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया, उसी समय आपका बॉडी रिस्पॉन्स करना शुरू करता है, आपका बॉडी खुद से एंटीबायोटिक बनाना शुरू करता है जिससे उस वायरस को मार सके। देखो, वायरस की कोई भी दवाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम एज अ ड्रगिस्ट, या हम लोग ड्रगिस्ट कहना थोड़ा सा गलत होगा, ड्रग मतलब दवाइयां होती है, ठीक है, कुछ दूसरा मत समझ लेना तुम लोग, ड्रग मतलब दवाइयां होती है। सो एज अ केमिस्ट, एज अ
ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, देयर इज नो वैक्सीन, देयर इज नो मेडिसिन फॉर एनी वायरस। किसी भी वायरस के लिए बच्चों कोई मेडिसिन नहीं है, हम लोग उसके लिए वैक्सीन ही यूज कर सकते हैं। और वैक्सीन में वही ऑर्गेनिज्म होता है जो वायरस कॉज करता है, जो बीमारी कॉज करता है, बस वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही उसका क्या बना लेता है, ड्रग बना लेता है, या फिर यू कैन से एंटीवायरस बना लेता है। समझ रहे हो क्या बना लेता है, वो एंटीवायरस बना लेता है और खुद ही उससे लड़ता है। सही है। और जब फ्यूचर में कभी भी कोई दूसरा वायरस हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो हमारी बॉडी को पता रहेगा, याद रहेगा कि भाई इस वायरस को हम जानते हैं, इसके खिलाफ कौन सा वायरस बनाना है, कौन सा एंटीवायरस बनाना है वो हमें पता है। सही है। तो हम वो वो एंटीवायरस फटाक से इसके ऊपर छोड़ देते ताकि ये हमारे बॉडी के अंदर ग्रो ही ना कर पाए। समझ रहे हो। तो अगर ये मेरे बॉडी पे ग्रो ही नहीं करेगा तो मुझे बीमारी नहीं होगी। इस तरीके से हम लोग अपनी बीमारियों से बचे रहते हैं आसपास की। समझ में आई बात है। ठीक है। सो दीज आर सम यूजफुल बैक्टीरियाज टू। समझ में आई बात। ये जो बच्चों बैक्टीरियाज होते हैं जिनकी बात मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले की थी, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं जिससे बाकी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए, इन्हें हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं। ठीक है। इन्हें हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं या फिर एंटी बैक्टीरिया कहते हैं। समझ रहे हो। सो दीज आर द एंटीबॉडीज जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो खुद एक बैक्टीरिया है और जो दूसरे बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है। तो बात समझ में आ गई यहां तक। आ जाओ बच्चों अपने आखिरी टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज नथिंग बट अ पैथोजन। अब पैथोजन भी एक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पर ये वो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बीमारी कॉज करते हैं। समझ रहे हो। सो आप कह सकते हो पैथोजन्स आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हो। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन्स। पैथोजन्स आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं बच्चों, बीमारी कॉज करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, पैथोजन। सही बात है। नाउ देयर आर सम वेक्टर्स। एक टर्म आता है बच्चों, वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे, जो बीमारी खुद कॉज नहीं करते पर वो बीमारी को अपने अंदर लेकर चलते हैं। समझ रहे हो। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मॉस्किटो, मच्छर। आप लोग, हमारी मम्मी कहती है हमको कि यार मच्छर काट लेगा तो डेंगू हो जाएगा, मच्छर काट लेगा तो मलेरिया हो जाएगा, बड़ी बड़ी चीजें अलग अलग बोलती है। पर क्या मच्छर खुद से मलेरिया फैला रहा है? क्या मच्छर के ब्लड में मलेरिया है? नहीं। मच्छर एक्चुअल में क्या है बच्चों, मच्छर एक्चुअल में कैरियर है मलेरिया के वायरस का। समझ रहे हो। या टाइफॉइड के बैक्टीरिया का, जो भी इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका वो कैरियर है, मतलब उनके गट में, उनके बॉडी में वो वायरस हमेशा रहता है, और जैसे ही वो मच्छर काटता है तो वो वायरस वो आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसके वजह से वो वायरस आपकी बॉडी में जाते हैं और आपको बीमारी होती है। समझ रहे हो। ठीक है। सो देयर आर सम ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं बच्चों, इस वायरस को कैरी करते हैं, इस वायरस को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेक्टर। तो जो वेक्टर पैथोजेंस को कैरी करे, वो मतलब जो ऑर्गेनिज्म पैथोजन को कैरी करे, दैट ऑर्गेनिज्म इज नथिंग बट अवर। समझ में आई बात। अब ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जो मैंने आपको बताई, जैसे फीमेल मॉस्किटो जो कैरी करती है टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू, ऐसे बड़े सारे अलग अलग बीमारियां हैं। ठीक है। येलो फीवर भी होता है, येलो फीवर तो चलो इंडिया में इतना प्रचलन नहीं है। अगर आप साउथ अमेरिका साइड जाओगे, ठीक है, जैसे कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, ऐसे देश में जाओगे तो वहां पे आपको येलो फीवर का बकायदा कार्ड बनाना पड़ता है एक। ठीक है। बिना आप उस कार्ड के वहां पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। वहां पे लोग इतने सीरियस है येलो फीवर के लिए। तो ये सारी चीजें भी किससे, मलेरिया से ही मतलब मॉस्किटो से फैलती, फीमेल मॉस्किटो से फैलती। समझ में आई बात। ठीक है। तो समझ में आ गया पैथोजन क्या होता है। पैथोजन बच्चों ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपको डिजीज कॉज करना चाहते हैं, जो आपको तकलीफ देना चाहते हैं, आपको हार्म पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज को, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वी कॉल एज पैथोजन। बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चों। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है और इसी के साथ साथ ये जो लेसन है बच्चों ये भी यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेल के बारे में हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात की। ठीक है। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है। मैं मिलता हूँ बच्चों कोई नई वीडियो में जहां पर मैं आप लोगों को कोई और ऐसे ही मजेदार लेसन पढ़ा रहा रहूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ठीक है। एंड कीप स्टडी।